Hello students, I am Vijay Kumar once again welcomes you. Student, this is the lecture number 7, chapter 2 of 11th class chemistry. The name of chapter is structure of atom, and in this video we will discuss about the electronic configuration of various ion and various atoms. लेकिन उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो सीखा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, कॉल करते हैं. तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि भाई एटम के अंदर शेल्स होती हैं. शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं. ये सब शेल्स में क्या होता है? ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एटम के अंदर मैक्सिमम होती है. और एक सिंगल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इन सिंगल ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन लाई. ठीक है, ज्यादा ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. एक भी आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्बिटल वैकेंट हो, खाली हो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ये हमने सीखा था. और इसमें हमने बात की थी, सबसे पहले मान लीजिए पहला शेल है n=1. मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ, लास्ट क्लास का वीडियो इसी पेज पे. n=1 मतलब फर्स्ट शेल है. तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है 1s. ठीक है, और 1s में एक ही ऑर्बिटल है, तो उसे हम ऐसे दिखा देते हैं बॉक्स से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है पहली शेल में. कुल मिलाकर के पहली शेल में कितने ऑर्बिटल हुए? एक. तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लाई कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि बहुत थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. मैं बात करता हूँ सेकंड शेल की. सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं. अब यहाँ पर 2s के साथ साथ 2p भी आ जाएगा. ठीक है, ये दोनों मिल करके पूरा सेकंड शेल क्रिएट कर रहे हैं. अब 2s में यानी सेकंड शेल के एस सब शेल में ऑर्बिटल अगेन एक ही होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. और 2p में कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3 ऑर्बिटल आएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू 3 होती थी, -1 0 +1. तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3 ऑर्बिटल है, तो 3 × 2 = 6. तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे. अगर मैं ओवरऑल शेल की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इन द सेकंड शेल. ठीक है, थर्ड शेल की बात करते हैं. n=3. तो यहाँ पर तीसरी शेल है तो 3 सब शेल होंगी, 3s 3p, और यहाँ पर एक नया सब शेल आ जाएगा 3d, यानी थर्ड शेल का टी सब शेल. तो ये तीनों ही मिल करके थर्ड शेल का फॉर्मेशन करते हैं. अगेन 3s s सब शेल है, तो एक ऑर्बिटल p है, तो 3 ऑर्बिटल हैं. d है, d के लिए हमने 5 ऑर्बिटल की बात करी थी, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर 5 होती है, -3 से +3 तक. 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए. इसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम थर्ड शेल में? आप जोड़ देंगे, इसे ऐड कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन. कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात करूं कितना ज्यादा हो सकता है तो वो 18 होगा. फिर n=4 लेते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है चौथी शेल है तो 4 सब शेल होंगी. वो 4 सब शेल कौन सी है? 4s 4p 4d. अब यहाँ पर नया क्या आ जाएगा? 4f नया आ जाएगा. तो अगेन यहाँ पर 4s है तो एक ऑर्बिटल, 4p है तो 3 ऑर्बिटल. p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d है तो 5, और f है तो f में -3 से +3 m की वैल्यू जाएगी. मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर m से डिनोट करते हैं. यहाँ पर वैल्यू जाएगी -3 से +3, तो वो वैल्यू हो जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. तो टोटल कितनी वैल्यू हुई? 7 वैल्यू हुई. तो ये 7 वैल्यू क्या शो करती है कि यहाँ पर ऑर्बिटल कितने होंगे? 7 होंगे. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो पाए जा रहे हैं वो 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन में पाए जा रहे हैं. 4 5 6 7.
ठीक है। अगेन 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4d डी ऑर्बिटल आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 4f की बात करेंगे, f सब शेल में 7 ऑर्बिटल है तो 7 इंटू 2 कितना जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। इसको ऐड करो बेटा, कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है 32। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं 2n²। बोर्ड ने ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट बता दिया था, बोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में डायरेक्ट पढ़ा था 2n²। तो देखिए क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग भी वो फिट बैठता है। फर्स्ट शेल है तो 2 इंटू 1² कितना जाएगा 2 ही आएगा। ये सेकंड शेल है तो 2 इंटू n की जगह 2 रखूंगा क्योंकि सेकंड शेल है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 आएगा। 2 इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर, थर्ड शेल है तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तो 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है तो इस तरीके से है कुछ कहानी। और अगर क्वांटम नंबर्स की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू, तो देखिए फर्स्ट शेल में भी s पाया जा रहा है, सेकंड शेल में भी s सब शेल है, तीसरे में भी s है, चौथे में भी s है। तो s की शुरुआत यानी पहले ही शेल से हो गई। तो देखिए किसी भी शेल का s सब शेल अगर है तो उसके लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे l से डिनोट करते हैं वो क्या होती है 0 होती है। इसी तरीके से सेकंड शेल से हमें p मिल रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ, सेकंड शेल से हमें p मिल रहा है 2p 3p 4p ऐसी 5p भी होगा। तो अगर मैं p सब शेल के लिए बात करूँ तो इसके लिए l की वैल्यू हमेशा 1 होगी। और फिर क्या मिल रहा है हमें, d भी मिल रहा है, d भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, 3d है 4d है। तो d के लिए हमेशा l की वैल्यू 2 होगा। सिमिलरली f के लिए हमेशा l की वैल्यू आपको 3 रखनी है। ठीक है रही बात m की, m मीन्स मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, अगर उसकी बात करें तो भाई देखिए s सब शेल के लिए जो m की पॉसिबल वैल्यू है वो एक ही है 0। तो इसलिए तो हम बोलते हैं कि s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो s चाहे 1s हो, 3s हो, 2s हो या 4s हो, सब में एक ही ऑर्बिटल है। इसी तरीके से p की बात करें तो p के लिए जो m की वैल्यू है, p के लिए l की वैल्यू 1 है तो -1 टू +1, तो -1 से +1 तो मतलब हो गया -1, बीच में 0 भी आएगा +1, 3 पॉसिबल वैल्यू। तो इसीलिए 2p में क्या है 3 ऑर्बिटल है, 3p में भी 3 है, मतलब किसी भी शेल का p सब शेल हो उसमें 3 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से बेटा d की बात करें, d सब शेल की, तो यहाँ पर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 होगी, तो -2 -1 0 +1 +2। अब आपको इन वैल्यू में ये सिर्फ इतना देखना है, ये एक नोटेशन टाइप में है, इनकी जो वैल्यू बता रहा हूँ -L to L, m की जो वैल्यू है वो l पे डिपेंड करती है, -L2 + L। ठीक है, ये जो वैल्यूज आई हैं इनका सिर्फ इतना मीनिंग है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर 5 वैल्यू तो 5 ऑर्बिटल, बस आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से f की बात करें तो यहाँ m की वैल्यू -3 से +3 जाएगी, यानी 7 वैल्यू आएगी। 7 वैल्यू कौन सी होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, 7 वैल्यू है। तो इसलिए आप देख सकते हैं 4f में मैंने कितने ऑर्बिटल बनाए हैं, 7 ऑर्बिटल बनाए। तो ले दे करके सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। s में 2 आएंगे क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, p में 6 आएंगे क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, d में 10 आएंगे क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, और f सब शेल है तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि 7 ऑर्बिटल है। ठीक है, s सब शेल हमें पहले ही शेल से मिलना स्टार्ट हो जाता है,
1s 2s 3s, इस तरीके से वो आगे तक चलता जाएगा। पी की शुरुआत होती है सेकंड शेल से, डी की शुरुआत होती है डी सब शेल की शुरुआत होती है थर्ड शेल से, और एफ सब शेल की शुरुआत होती है फोर्थ शेल से। इतना है, ठीक है। ये सिनेरियो अब आपको जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ में और आ रहा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का सिंपली क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, बस और कुछ नहीं। उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस बेसिस पे होता है बेटा, एनर्जी के बेसिस पे होता है। इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है एटम के अंदर वो एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी के बेसिस का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में जाएंगे। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म, ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, इसलिए तो बोर मॉडल फेल हुआ था। तो लोअर ऑर्बिटल में जाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन, जब तक लोअर ऑर्बिटल फुली ऑक्यूपाई नहीं हो जाता तब तक वो हायर ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। हायर ऑर्बिटल से मतलब है हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस से दूर जितना ज्यादा ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास फिल किए जाएंगे, फिर उनसे दूर, फिर उनसे और दूर, फिर बहुत दूर। वो होता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्बिटल कम एनर्जी का है, कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी का है। तो बेटा टेंशन की बात नहीं, उसके लिए N+L रूल है। क्या है ये, N+L रूल बोलते हैं इसे, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं क्या चीज है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है बस इस रूल के अकॉर्डिंग। एक N+L की वैल्यू जिसके लिए हाई आएगी, जिस किसी ऑर्बिटल के लिए हाई आएगी तो वो एनर्जी में भी हाई होगा, यानी प्रोपोर्शनल कर दो, ठीक है। जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू हाई आएगी उसकी एनर्जी भी हाई आएगी, ज्यादा होगी, ठीक है, कंपेरिजन टू जिसकी वैल्यू लो आ रही है। लेकिन ऐसा भी केस आएगा कि किसी दो ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए। तो ये तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई ना हमारे लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस सिचुएशन में। तो N+ रूल फर्दर एक और बात बोलता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया N+L रूल का। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सेम N+L की वैल्यू आ जाती है किसी दो ऑर्बिटल के लिए तो वहां पर यह देखना है कि किसकी N की वैल्यू ज्यादा है, यानी शेल की वैल्यू किसकी ज्यादा है। जिसकी शेल की वैल्यू ज्यादा होगी ऑब्वियस बात है वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं कंपेयर करूं इसको, लेट सपोज, चलिए 3s और 3d को कंपेयर करते हैं, 3s और 3d को। 3s के लिए n की वैल्यू है 3, ठीक है, क्योंकि थर्ड शेल है तो n की वैल्यू 3, और s सब शेल है तो यहाँ पर l की वैल्यू 0। तो दोनों को ऐड कर दो, 3 + 0 कितना आया भाई, 3 आया। अच्छा यहाँ 3d की बात करते हैं, 3d में भी अगेन n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है d के लिए 2। आप सिंपल से ध्यान रखो SPDF 0 1 2 3 तो 2 है वैल्यू l की। तो ये नीचे रब कर देने करने दीजिए, थोड़ा सा फ्री हो जाएगा स्पेस, है ना। ओके, तो यहाँ पर N+L की वैल्यू कितनी आई, 3 + 2 5। तो किसकी वैल्यू हाई है भाई, सर 3d की वैल्यू हाई है, 5 वैल्यू आ रही है। सो 3d इज ग्रेटर इन एनर्जी इन कंपेरिजन टू 3s। तो 3d सब शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होती है 3s के ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। हमारी बात समझ में। चलिए अब सेम वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं कि सर अगर सेम आ जाती है वैल्यू, वो वाला एग्जांपल भी एक बार दीजिए। तो बिल्कुल देंगे, अगेन 3s ले लीजिए, ठीक है। तो 3s के लिए
n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, तो टोटल करा था हमने n प्लस एल की वैल्यू 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पर 2p ले लीजिए आप, तो 2p में n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 होती है p के लिए, p सब शेल है तो वहां पर एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो गया 2 प्लस 1 3। अरे सर ये तो सेम आ गई वैल्यू, पर एनर्जी सेम नहीं होगी क्योंकि ऑर्बिटल तो अलग अलग है ना, इनमें माइनर सा डिफरेंस होगा। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, अगर जब वैल्यू सेम आ जाती है तो अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल कि जिसकी n की वैल्यू यानी शेल की वैल्यू हाई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हाई है, उसकी एनर्जी भी हाई होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो किसकी n की वैल्यू हाई है, n इक्वल टू 3 है या n इक्वल टू 2 है, तो 3s ज्यादा है, तो इसीलिए 3s इज ग्रेटर इन एनर्जी इन कंपेरिजन टू 2p। तो 3s का जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है 2p के ऑर्बिटल के कंपेरिजन में, चाहे वो माइनर से ही गैप क्यों ना हो। ठीक है, वो एनर्जी गैप दोनों ऑर्बिटल्स के बीच कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा 3s की ही है। आरी बात समझ में बेटा यहाँ? ठीक है, तो सिंपल सा ये था n प्लस एल रूल। अब इतने सारे ऑर्बिटल्स है सर, हम कैसे इसे निकालते रहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा एनर्जी का अरेंजमेंट क्या है? ठीक, तो देखिए निकालने की जरूरत नहीं है, ऑफ वो प्रिंसिपल में मैं वो चीज आपको बता दूंगा। ऑफ वो प्रिंसिपल में आप ये देख रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स है और ये ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी फिल है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी पहले से ही फिल है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। ठीक है, तो ये ऑर्डर है 1s से ज़्यादा हाई एनर्जी होती है 2s की, 2s से ज़्यादा 2p की, 2p से ज़्यादा 3s की ऑर्बिटल की, फिर 3p 4s एंड सो ऑन। ये सीरीज पूरे आपके सामने है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो अरेंजमेंट है वो एनर्जी के बेसिस पे है और आपको शेल के बेसिस पे भी अरेंजमेंट करना आना चाहिए। चलिए मैं शेल के बेसिस पे करता हूँ क्योंकि शेल वाला कॉन्सेप्ट भी काम में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 केवल एक ही है, 1 मतलब ये n की वैल्यू 1 एक ही केस के लिए है, वो केस कौन सा है, 1s। तो पहले शेल में एक ही सब शेल 1s, फिर सेकंड शेल में 2s और 2p आ जाएगा। यहाँ मैं ग्रेटर का साइन नहीं लगा रहा क्योंकि मैं शेल के बेसिस पे अरेंज कर रहा हूँ। सेकंड शेल जो है 2s और 2p से मिलकर बना होगा। अब थर्ड शेल में 3s 3p, ये 4s नहीं लेना है, 3d लेना है, क्योंकि 3d का मतलब है थर्ड शेल का d सब शेल। वो अलग बात है कि 3d के ऑर्बिटल्स की एनर्जी चौथे शेल के s सब शेल से ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन लाई तो वो 3d थर्ड शेल में ही करता है, तो 3s 3p और 3d। फिर इसके बाद 4 वाले देखिए 4s 4p 4d और 4f देखिए कहाँ मिलेगा आपको यहाँ पर, तो 4s 4p 4d 4f। इसी तरीके से फिफ्थ शेल में 5s 5p 5d के और 5f होगा। और सिक्स सेल में 6s 6p एंड 6d। और सेवंथ शेल में हालांकि यहाँ पर 6fp होगा सिक्स शेल में, लेकिन हमें f की वहाँ जरूरत नहीं है। और सेवन शेल में तो सिर्फ 2 की जरूरत है, 7s 7p। सिर्फ आपको इतने ऑर्बिटल से काम चलाना है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाला जो एलिमेंट है वो है 118। तो 118 की 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन्हीं ऑर्बिटल्स में, ये जो एनर्जी के बेसिस पे हमने ऑर्बिटल्स अरेंज करे हैं, इन्हीं ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग हो जानी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑफो प्रिंसिपल की। ऑफो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जो अभी पीछे मैंने आपको बात बताई कि ग्राउंड स्टेट में अगर एटम है यानी उसमें कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी गेन नहीं कर रखी है, तो उस समय जो नॉर्मल सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, वो उनका ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक बात ये भी ध्यान रखना। तो
जब एटम कोई ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे की जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बेसिस पे की जाती है। यानी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेंगे। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फुली ऑक्यूपाई हो जाते हैं देन वो हायर ऑर्बिटल एनर्जी वाले में जाएंगे, फिर उसमें ऑक्यूपाई हो जाएगा पूरे तरीके से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उससे ज्यादा हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो यही है सिंपल सा ऑफ ओ प्रिंसिपल, इन्होंने इतना कहा था। और ये ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट, तो मैं आपको बता देता हूं कि इन ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसे याद करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बेटा याद करने की, ठीक है। हालांकि वो थोड़ी वाहियात सी ट्रिक होगी, लेकिन कुछ भी है, हमें तो काम चलाना है ना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है, तो कैसे भी ट्रिक हो, इतना भी वाहियात नहीं है। शब्द मैंने वाहियात यूज कर लिया, सॉरी। तो देखिए दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, उनमें से कुछ गवर्नमेंट के हैं तो कुछ पब्लिक स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल हैं। पीएस स्कूल, पब्लिक स्कूल, पीएस का मतलब पब्लिक स्कूल, यहाँ लिख देता हूँ चलिए ब्रैकेट में, स्कूल पब्लिक या प्राइवेट स्कूल जैसा भी आपको याद करना है। फिर उसमें स्कूल है डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर दिल्ली के पास एक इलाका है हमारे पास फरीदाबाद, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, मुझे नहीं पता ये है या नहीं, लेकिन याद करने का तरीका है, ठीक है। फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये हो गया स्कूल, पब्लिक स्कूल, टीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो हर एक को दो दो बार रिपीट करना है। कितनी बार? दो दो बार रिपीट करना है। कैसे? कुछ इस तरीके से, स्कूल स्कूल एक बार हो गया है ना, स्कूल स्कूल दो बार रिपीट हो गया ना, स्कूल जो है वो दो बार रिपीट हो गया। फिर ऐसी पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, तो पब्लिक स्कूल भी दो बार रिपीट हो गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया। इसी तरीके से एफ डी पी एस रिपीट करना है आपको, फरीदाबाद दिल्ली में, एफ डी पी हो गया, ये भी दो दो बार रिपीट, एफ डी पी एस हो गया ना। अब आपको ये पता है कि भाई जो आपका एस सब शेल है वो कौन सी शेल से स्टार्ट होता है, पहली शेल से। तो एस की शुरुआत वन से करो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। फिर पी की शुरुआत आपको करनी है किससे? 2 से, क्योंकि पी जो है वो सेकंड शेल से पाया जाता है ना, पी सब शेल सेकंड शेल से पाया जाता है। 2p 3p 4p, और पी कहाँ है, ये रहा, 5p 6p 7p। और डी की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? डी की शुरुआत होती है थर्ड सेल से, तो ये रहा डी। तो यहाँ से स्टार्ट करो, 3d 4d 5d 6d। इसमें एक छूट गया बेटा, एक मिनट, ये गलती हो गई, ये रहा एक एस ना, यहाँ था 7s और यहाँ था 8s, ठीक है। बचा क्या हमारा f, तो f सब शेल वो फोर्थ शेल से पाया जाता है, तो 4f और 5f। तो ये सारा आपने एनर्जी के बेसिस पे अरेंज कर लिया है। 1s की एनर्जी 2s से ज्यादा, 2p की 2s से ज्यादा, 3s की 2p से ज्यादा, 3p, इस तरीके से ये पूरा अरेंज हो गया। तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, एफ डीपीएस और एफ टीपीएस, दो दो बार रिपीट करते जाना है। और क्या करना है कि जो एस की शुरुआत है वो आपको पहले सेल से करनी है यानी एक नंबर से करनी है, पी की शुरुआत दूसरे सेल से यानी दूसरे नंबर से करनी है, डी की शुरुआत तीसरे
नंबर से करनी है और एफ की शुरुआत चौथे नंबर से करनी है और इस तरीके से अरेंज करके जाना है। तो ये हो गया अरेंज। ठीक, बाकी आपको जैसा करना कर लीजिए, मैंने आपको एक मेथड बता दिया, बस ये याद करने का ट्रिक है, आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो प्रिंसिपल के बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पॉली भाई साहब क्या कहते हैं, पॉली भाई साहब का ये कहना है कि जब भी किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो अपोजिट स्पिन में आने हैं, ठीक है, अपोजिट स्पिन में। लेकिन पॉली भाई साहब के दिमाग में ये बात आई क्यों? तो इसका आंसर ये है कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जैसे आप मुझे लोकेट करना चाहते हैं तो व्हाट विल यू शुड नो, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको मेरा सबसे पहले कंट्री पता होना चाहिए, मैं किस देश में रहता हूँ, मैं किस स्टेट में रहता हूँ, मेरी कॉलोनी क्या है, फिर मेरा हाउस नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप एटम ढूंढने निकले हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकले हैं एटम के अंदर, ओके, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकले किसके अंदर? एटम के अंदर। तो आपको क्या क्या बेसिक बातें पता होना चाहिए, किस शेल में है, किस सब शेल में है, और किस और ऑर्बिटल को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है और किस स्पिन में भी मूव कर रहा है। यही तो हमारे 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको उसके सारे क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। तो किसी एक पर्सन का जो एग्जैक्ट लोकेशन है, पिन पॉइंट की बात करूं, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो किसी 2 पर्सन का सेम नहीं हो सकता, यानी किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से मैच नहीं करेगा। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूं, हम दोनों का जीपीएस ऑन है, ठीक है, जीपीएस ऑन है, मैं उसके साथ बैठ करके पार्टी करता हूँ, रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मैंने कहा चल यार बर्थडे पार्टी है, आ जाओ खाते पीते हैं। तो क्या होगा, मेरे बराबर वाली चेयर में बैठा या मेरे सामने वाली चेयर में बैठा होगा, हम लोग खा रहे हैं पिज्जा जो भी चीज, ठीक। और आप जीपीएस से हमें देखते हो, अगर मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट की बात करूं तो हम दोनों को लोकेशन फिर भी अलग अलग आएगा ना, क्योंकि 2 पर्सन का लोकेशन सेम हो ही नहीं सकता। अब ऐसा तो नहीं वो मेरे कंधे पे बैठ करके खा रहा होगा, है ना, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा कुछ है मेरे इडियट फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंधे पे बैठ के खा रहा होगा तो वो सेम जीपीएस लोकेशन आएगी, ऐसा नहीं है ना। तो इसी तरीके से बेटा किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की, इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सेम नहीं हो सकती, चाहे वो एक ही शेल के अंदर हो, एक ही सब शेल के अंदर हो, या एक ही ऑर्बिटल के अंदर हो, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस क्या है कि अगर ये भी कंडीशन आ जाती है कि एक ऑर्बिटल में है वो, तो वो दोनों अलग अलग स्पिन में होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कि भाई 3p के 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, और इन 3 ऑर्बिटल में से ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं px py और pz से डिनोट कर दिया मैंने। तो मैं px की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन px में है, 2 ऑर्बिटल, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन px में लाई कर रहे हैं, और ये px कौन किस शेल का? थर्ड शेल का, 3px। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इनकी सभी वैल्यू देखो, सभी वैल्यू से मतलब है सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू देखो। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि थर्ड शेल में है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि थर्ड शेल में है, 3 लग रहा है ना, 3p, थर्ड शेल के p सब शेल में है, तो l की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम हो जाएगी, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1। और 3p में भी 3px में लाई कर रहे हैं, तो m की वैल्यू +1, इनकी भी, इसकी भी m की वैल्यू +1। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इनके सारे क्वांटम नंबर के सेट्स इक्वल हो, कि इसकी भी जो स्पिन है वो +½ है, +½ का मतलब अप स्पिन है, और इसकी भी +½ हो, नहीं, इसका अलग ही होगा -½ में। अगर एक क्लॉकवाइज है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में ही होगा, तो इसलिए -½ अगर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन -½ होगा, उसका s का वैल्यू -½ हम लेते हैं, तो नीचे वाले का +½ होना है,
ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए पॉली भाई साहब ने कह दिया कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उन दोनों का स्पिन अलग होगा, क्योंकि अगर स्पिन नहीं अलग करोगे तो उनके वेव फंक्शन सेम हो जाएंगे। इट मीन्स उनके चारों क्वांटम नंबर के सेट सेम हो जाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग लोकेशन होना है, चाहे वो कितने ही पास में क्यों ना जाए मूव करते हुए। ठीक, तो इसीलिए पॉली एक्सक्लूजन का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो ये है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, क्यूएन से डिनोट कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर के सेट्स सेम नहीं हो सकते। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन 2p में है और एक इलेक्ट्रॉन 4s में है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका तो अलग ही है ना हिसाब किताब। ये सेकंड शेल में या तो n की वैल्यू 2 हो गई, या n की 4s में n की वैल्यू 4 हो गई, तो अलग ही हो गए वो। ठीक, यहाँ तो n अलग हो गया। अब यहाँ पर स्पिन सेम हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका प्लस हाफ वैल्यू है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्लस हाफ वैल्यू है, लेकिन n तो अलग हो गया ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो अलग हो गया। इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ 2s और 3s की। अब यहाँ पर सब शेल सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू सेम होगी, लेकिन n की वैल्यू अलग है। या मैं बात करूँ 2s और 2p की, तो यहाँ अगर n की वैल्यू सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, शेल सेम है, तो यहाँ सब शेल अलग हो गए। चलिए मैं बात ये भी कर लेता हूँ 3px और 3py कि भाई थर्ड शेल का पी सब शेल है, थर्ड शेल का पी सब शेल है, लेकिन यहाँ पर उनका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर चेंज हो गया। ये पी एक्स हो गया, यानी ये प्लस हाफ हो गई यहाँ एम की वैल्यू, और ये पी वाई हो गया, एम की वैल्यू 0 होगी। तो भी स्पिन सेम हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही एक ही ऑर्बिटल में है तो ऑब्वियसली बात है शेल भी सेम, सब शेल भी सेम, और एजीमुथल कह रहा हूँ, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी सेम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बचा क्या सेपरेट होने के लिए, एक्स बचाना, यानी स्पिन क्वांटम नंबर बचाना, तो वो दोनों अलग अलग ही होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसलिए इसी स्टेटमेंट का फुल एंड फाइनल कंक्लूजन ये वाला स्टेटमेंट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका स्पिन अपोजिट होना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसकी बात करते हैं। तो ये भाई साहब कहते हैं कि अगर आप पी डी एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, सॉरी पी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं कराएंगे जब तक सभी सब शेल में सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल ना हो जाए। अब इससे मतलब क्या है, ये देखिए, मान लीजिए भाई पी मेरा 2p ऑर्बिटल है लेट सपोज, और मुझे पता है कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 आ सकते हैं, और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है तो 3 डब्बे बना दूंगा। हर एक डब्बा किसको डिनोट करता है, एक ऑर्बिटल को डिनोट करता है, ये बात ध्यान रखना। और तीनों डब्बे में एक ही साथ बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो तीनों ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेम है, तो इसीलिए इन्हें डी जर्नेट, आगे वर्ड आ जाएगा, डी जर्नेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डी जर्नेट का मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना। ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इसमें 6 ना होकर के कितने इलेक्ट्रॉन है, चलिए 3 मान लीजिए कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे कर सकते हैं इस 2p के 3 ऑर्बिटल्स में, 2p सब शेल के 3 ऑर्बिटल में। मैं एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रख रहा हूँ इस वाले ऑर्बिटल में, अप स्पिन में, दूसरा भी अप स्पिन में, तीसरा भी अप स्पिन में। पर जरूरी थोड़ा ना यही केस हो, और भी पॉसिबल केस है, और भी पॉसिबल केस ये है कि एक अप स्पिन में है तो दूसरा डाउन स्पिन में, और तीसरा अप स्पिन में, या तीसरा डाउन स्पिन भी कर सकता हूँ।
ठीक है, केस तो कई सारे बनेंगे, लेकिन मैं बस 3 केस है यहाँ आपको समझाना चाहूँगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। और क्या ले सकते हैं आप, तो हो सकता है भाई एक ऑर्बिटल में अगर दोनों लाई कर रहे हैं, तो अभी हमने पीछे पढ़ा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो उनका स्पिन अलग 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 होना चाहिए। तो एक को मैं अगर अप स्पिन कर रहा हूँ तो दूसरा डाउन स्पिन मुझे करना ही पड़ेगा। फिर मैं मान लेता हूँ कि इसमें कोई कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मैंने डाउन स्पिन में कर दिया। ठीक है, ये 3 केस ले लिया, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। 3 केस आ गए। अब चलिए इसमें मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, यानी किस केस में स्पिन मैक्सिमम है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि मैक्सिमम स्पिन स्पिन आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि कैसे पता करेंगे आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से क्या मतलब है। तो आप स्पिन का वैल्यू, स्पिन का क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है उसको ऐड करके देख लीजिए। तो अगर वो एस की वैल्यू मैक्सिमम आती है तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए यहाँ पर अप स्पिन में है, तो ये दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लू विल बी ओके। तो केस फर्स्ट में देखिए पहले ऑर्बिटल में ये अप स्पिन में है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी। ये भी अप स्पिन में, तो यहाँ पर भी प्लस हाफ हो जाएगी। तीनों ही अप स्पिन में प्लस हाफ। तो टोटल अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक। केस सेकंड में देखिए पहले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है अप स्पिन में है तो प्लस प्लस हाफ, ये डाउन स्पिन में है तो माइनस हाफ एस की वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे इसे। तो ये अप स्पिन में है तो प्लस हाफ, ऐड तीनों को ऐड कर दीजिए तो 1/2 आ जाएगा, यानी हाफ वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें देखिए इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में है तो एक डाउन स्पिन में, यानी एक के लिए तो वैल्यू आएगी प्लस हाफ, दूसरे के लिए वैल्यू आएगी माइनस हाफ। टोटल करूंगा 0, तो यहाँ पर तो ओवरऑल 0 हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की स्पिन को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये क्योंकि ये डाउन स्पिन है तो माइनस हाफ लिया। टोटल करूँ तो 0 माइनस हाफ है। तो किसमें वैल्यू मैक्सिमम आ रही है इसकी, सर फर्स्ट केस में आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि पहले मुझे 3 इलेक्ट्रॉन जो फिल करने थे वो मैंने सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करवा दिए सभी ऑर्बिटल्स में। 2p सब सेल के 3 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल फिल करवा दिए। लेकिन मान लीजिए इनकेस 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो, वहां क्या करना है, रुकिए थोड़ा सा जंगे मैदान साफ कर दूं। ओके, चलिए तो हमें यहाँ पर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो तब क्या केस हो सकता है। तो देखिए एक तो ये है कि मैंने हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल सिंगल रख दिए, 3 ऑर्बिटल है तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल कर दिए। और अब मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन रखना है, तो मैं क्या करूंगा, चौथा इलेक्ट्रॉन अब मुझे पेयरिंग करानी ही पड़ेगी। चौथा इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक के साथ मुझे रखना ही पड़ेगा, और अगर जब भी रखूंगा तो उसके अपोजिट स्पिन होगा। क्योंकि इस ऑर्बिटल में, इस वाले ऑर्बिटल में देखिए इलेक्ट्रॉन पहले से ही अप स्पिन में था, तो मैंने जो चौथा इलेक्ट्रॉन रखा वो डाउन स्पिन में रखा। ठीक, ये केस है और आपको यही केस करना भी पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया और चौथा इलेक्ट्रॉन रखना है किसी के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने चौथा इलेक्ट्रॉन रखा, लेकिन वो रखा मैंने डाउन स्पिन में, रखना ही पड़ेगा। पॉली बाबा ने बोला है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट स्पिन में होंगे, पीछे अभी पढ़ा आपने। और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसमें तो भाई पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में मैं रख ही नहीं रहा, तो इसमें मैं अप स्पिन में कर देता हूँ। चलिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से डाउन स्पिन में प्रेजेंट है। तो भी अगर आप मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे इसकी ही ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो हुंस रूल का जो कहना है उसको मैं अगर बिल्कुल नट शैल में बताऊं कि आपके पास सेट पी ऑर्बिटल हो, क्योंकि एस में तो भाई एक ही ऑर्बिटल होता है ना,
उसमें तो आप उसे पहले सिंगल फिल करोगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको फिर उसमें ही पेयरिंग करानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो एक अप स्पिन में एक डाउन स्पिन में, तो यहाँ तो और कोई केस ही नहीं है। लेकिन पीडीएफ में आपको केसेस मिलेंगे, जैसे पी में अलग अलग केस मैंने डिस्कस कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले डिस्कस करा था, बिल्कुल वैसा ही ये डी हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपके डी सब शेल, चल 4D ले लेते हैं, यानी चौथे शेल के डी सब शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करेंगे, पहले आप फिल कीजिए सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, सारे सिंगली फिल हो गए, सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए, लेकिन 2 अभी बच रहे हैं, तो अब 2 की तो आपको पेयरिंग करानी पड़ेगी ना, तो ये केस ठीक रहेगा। मान लीजिए सब 4 ही हैं, तो क्या करें, 4D4 है, 4 केस है, तो भाई बनाइए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। 4 हैं तो चारों को सिंगल ही रखना है आपको, क्योंकि जब पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं है तो क्यों कराएंगे पेयरिंग, अभी तो जगह पड़ी है, ऑक्यूपाई हो जाओ यार, अलग अलग ऑक्यूपाई हो जाओ, सिंगल सिंगल, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। So this was the Hounslow of maximum multiplicity. Now electronic configuration of of elements से क्या मतलब है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, सिंपल सी डेफिनेशन कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल्स में किसी एक एटम के, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम सिंपली NLX से रिप्रेजेंट करते हैं, N L और X। यहाँ पर N क्या है, N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी शेल कौन सी है इससे हमें पता चल जाता है। L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सिंबल फॉर ऑर्बिटल्स कह सकते हो, सब शेल कौन सी है। और X क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए तीसरे शेल के P सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 3p5। तो मुझे पता चल जाएगा कि तीसरा शेल है, P सब शेल है और 5 उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3p के 3 ऑर्बिटल होंगे। P सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, हॉर्नसूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको यूटिलाइज करना है। तो 1 2 3, अब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल आ गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आपको अपोजिट स्पिन में रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और पांचों को भी अपोजिट स्पिन में रखना पड़ेगा। तो हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये दोनों आपको क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। चलिए कुछ एलिमेंट्स के एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एज वी नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी Z की वैल्यू होती है 8। अगर नॉर्मल यानी न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है तो वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो ऑर्बिटल्स है एनर्जी की बेसिस पे उस सीरीज को देखें। तो क्या होता था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस, ऐसे करते थे। फिर एस की शुरुआत आपको 1 से करनी होती थी, 1, तो ये भी ऐसा आ रहा तो 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर भी एक और ऐसा है तो 3 हो जाएगा। पी की शुरुआत आपको 2 से करनी होती है तो 2p। तो वो सीरीज ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले भाई। इनऑर्गेनिक में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत काम की चीज है। तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो एस में 1s में मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, और एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2s है तो यहाँ पर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। p है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो 4 ही बचे ना, क्योंकि 8 में से 4 तो मैं 1s और 2s में फिल कर चुका हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3s की जरूरत नहीं है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1s2। कोमा लगाने की जरूरत नहीं, कोमा भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा गैप देकर के अगर आप लिखें साफ साफ बिल्कुल
तो वो भी ठीक ही नोटेशन माना जाता है। 1s2 2s2 2p4 ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल के सॉरी दूसरे शेल के पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। अगर आप इन्हें बॉक्सेस में शो करना चाहते हैं तो कैसे शो करेंगे, ये जैसा आप फिगर में देख रहे हैं इस तरीके से शो करेंगे, लेकिन ये बनेगा कैसे वो भी बता देता हूं। तो 1s है, तो आप जानते हैं 1s में, एक मिनट बेटा कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये येलो कलर आपको दिखेगा नहीं। तो 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे 1s। ठीक है, थोड़ा सा गैप देंगे। फिर 2s है तो 2s में भी एक ही ऑर्बिटल, इसके नीचे लिखना है 2s। फिर है 2p, तो 2p में या तो आप जो गैप है वो कम कम रखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये गैप ज़्यादा है और यहाँ पर गैप कम है, इस पोजीशन पे गैप कम है, तो आप गैप ना ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल रीजनरेट होते हैं। तो आप इस तरीके से बना दीजिए, 2p के 3 ऑर्बिटल हो गए। अब आपको इसमें क्या फिल करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो 1s2 का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे, एक अप स्पिन में एक डाउन स्पिन में। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अप स्पिन में एक डाउन स्पिन में। 2p में कितने फिल करने हैं, 4, तो 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मुझे उसको पेयरिंग करानी पड़ेगी और वो डाउन स्पिन में चला जाएगा। पहले सिंगल सिंगल फिल करने हैं हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, और पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर पेयरिंग करानी पड़ जाए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो डाउन स्पिन में चला जाएगा। इस तरीके से करना है। तो आप ये चीजें देख सकते हैं, देखिए फिगर में भी सेम है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम, अब थोड़ा फास्टली मैं बताता हूँ। एल्यूमिनियम सिंबल Al, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका बेटा, 13। एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा याद कर सके उतना अच्छा है। नहीं सारे याद कर पा रहे हैं, जो कॉमनली यूज हैं, कॉमनली यूज होने वाले हैं, उनको तो कर ही लीजिए, या 30 तक याद कर लीजिए। 20 तक तो आप 10th में भी याद करते थे, 10 और याद कर लो, खत्म बात। तो एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है। तो यानी न्यूट्रल एल्यूमिनियम की बात करूँ तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 13 फिल करने हैं। तो सबसे पहले ऑर्बिटल आता है 1s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उसके बाद क्या आता है 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मैक्सिमम। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 फिल करना है, ये ध्यान रखना है, पीछे बता चुका हूँ क्यों। 2s के बाद एनर्जी में क्या आता है, 2p आता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर अभी तक 13 में से 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ठीक है, 2 तो 4 और 6 10 हो गया। 2p के बाद आता है 3s, 3s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 12 आ गए। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो 3s के बाद वाले ऑर्बिटल में जाएगा। 3s के बाद एनर्जी में कौन आता है, 3p आता है, 3p। तो 3p में कितने आएंगे, बचे हुए एक ही आएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बेटा, यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम जो ऐसा दिखाया गया है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए कहते हैं तो इस तरीके से बनाइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल डायग्राम बना के शो कीजिए। तो देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अप स्पिन में डाउन स्पिन में। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, तो सारे ऑर्बिटल फिल हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबकी पेयरिंग हो रखी है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s के एक ऑर्बिटल में यहाँ पर अप और डाउन में स्पिन में इलेक्ट्रॉन रखा गया है। अब 3p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल 3 बनाए गए, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है तो यहाँ रखा गया है, बस सिंपल। ठीक, चलिए आपको एक चीज और मैं बताता हूँ। आप जो छोटी क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, वो यहाँ से थोड़ा सा आपको अलग नजर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अलग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अलग है। आप छोटी क्लास में ऐसा करते थे भाई, 2 8 3 ऐसा करके बात खत्म कर देते थे। फिर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, बस वहां आप सिर्फ शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ शेल के साथ सब शेल भी आ रहे हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल भी पता चल रहा है, सब चीज पता चल रही है। होता वही है, देखिए फर्स्ट शेल सिर्फ 1s से बनता है, आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2।
सेकंड शेल किससे बना होगा, 2s और 2p से बना होगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड शेल 3s और 3p से बना है। वैसे 3d भी होता है लेकिन 3d यहाँ है ही नहीं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो 3p तक आ गए ना। तो 3d में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 3s और 3p को ही जोड़ना पड़ेगा आपको। 2 + 1 = 3 तो हो गया ना 2, 8, 3। वही चीज आप डायरेक्ट करते थे, अब यहाँ पर डिटेल में जा रहे हो। आर्य वर्सन में यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ रहे हो इन सब चीजों को। नाउ कैल्शियम और आयरन का देखिए, मैं एक और नोटेशन बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने का। तो कैल्शियम और आयरन का करने से पहले मैं ऑर्गन का बताना चाहूंगा आपको। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 तो मुझे 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1s2 2s2 2p6 10 तो यहाँ आ गए, 3s2 3p6 10 यहाँ तक आ गए थे, 10 2 12 और 6 18 तो 18 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया इसमें। ये 18 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। अब मैं कैल्शियम का अरेंजमेंट करता हूँ। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो देखिए बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आ गए। फिर नेक्स्ट इसके बाद ऑर्बिटल है 4s का, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मेरे मैक्सिमम, तो 20 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन हर बार आपको ये बड़ा बड़ा रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो शॉर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, क्या मेथड अपनाया जाता है, हालांकि वो मेथड आपको नहीं करना है, आप पूरा ही लिखिए कंप्लीट, कोई आपसे नहीं कहेगा शॉर्ट मेथड अपनाओ। मैं समझने के लिए कह रहा हूँ कि कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ आता है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ता है उसको कि ये क्या लिख दिया। जैसे यहाँ पर कैल्शियम में देख रहे हैं कि ये क्या आ गया यार, AR और यहाँ पर 4s2 लिख करके काम करना पड़ता है। तो AR का मतलब ये है कि भाई हम ना नोबल गैसेस को लिख देते हैं बीच में, कि जो शुरू के 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन का, एक मिनट लाइन गलत हो गई, लंबी लाइन खींच दी मैंने। तो यहाँ पर शुरू के जो 18 इलेक्ट्रॉन है उसका अरेंजमेंट किसके जैसा है बेटा, ऑर्गन जैसा है। जैसे ऑर्गन में फिल था वैसे ही यहाँ पर भी फिल है, बस एक अरेंजमेंट ये अलग है 4s2। तो इसलिए शॉर्ट में कर देते हैं, ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में AR लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन जैसे फिल है, और उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है बचे हुए वो इस तरीके से 4s2 में है। तो ये समझने वाली बात है। इसी तरीके से आयरन का, आयरन आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 ठीक। अगर मैं नॉर्मली फिल करूं इसे 26 को, 26 इलेक्ट्रॉन को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो फुल फिल इलेक्ट्रॉन 3p6 तक 18 यहाँ आ गए। 4s2 में 2 20 और 3d में 4s2 के बाद आता है 3d। 3d में 20 में से बचे हुए 6, सॉरी 26 में से 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो गए, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे। तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा भाई, ऑर्गन के हिसाब से तो यहाँ तक सेम है 18 इलेक्ट्रॉन, बस यहाँ पर ये चीज अलग आ गई। तो यहाँ लिख दूंगा मैं ऑर्गन, तो भाई 26 में से 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन की तरह फिल है, और अलग क्या है 4s2 3d 6 ठीक है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कितने बॉक्सेस बनाओगे आप कितने बॉक्सेस बनाओगे, और लंबा सा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया भाई 18 इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्गन की तरफ फिल है, बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में है आपके, और जो 6 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो 3d में गए हैं। सॉरी बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। और फिलिंग उसकी इसी तरीके से, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल किए गए 3d में, 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल, 5 ऑर्बिटल है। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहा है तो छठा इलेक्ट्रॉन नीचे कर दिया है, डाउन स्ट्रीम में पेयरिंग करा दी है। तो ये कहानी है एल्बासन में। इसी तरीके से लिथियम या बेरिलियम को कैसे शो करेंगे। चलिए बेरिलियम लेता हूँ, बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4, हालांकि इसका काम इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत सिंपल है 1s2 2s2। वहीं दूसरी तरफ में हीलियम की बात करूँ, ये भी नेबुल गैस है, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली 1s2, खत्म बात। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए।
लेकिन बेरिलियम में 4 है तो 1s2 2s2। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, हीलियम 2s2। ये सिर्फ नोटेशन है, हम नोबल गैस कोर को यहाँ शो कर देते हैं। ठीक, मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1s 2s 2p 3s, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए, 2 2 4, p में 6 आते हैं मैक्सिमम, 4 और 6 10, बचे हुए 2 3s में आ जाएंगे, s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। लेकिन नियोन को अगर मैं दिखाऊं, नियोन एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे आ गए। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है मैग्नीशियम में ये सेम है, तो मैग्नीशियम का कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो शुरू के 10 इलेक्ट्रॉन जो है नियोन कॉन्फ़िगरेशन जैसे हैं, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन जैसे हैं, बचा हुआ 3s2 अलग लिख देते हैं। समझ में आ रही बात? तो करना हमें वैसे ही है जैसे मैं अभी सिखा रहा हूँ, लेकिन समझना भी तो जरूरी है कि सामने वाला या बुक में जो लिखा है या नोट्स में कुछ कहीं ऐसा कुछ लिखा हो, उससे हमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है बेटा, ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताऊं। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल होते हैं। अब वैलेंस शेल क्या है? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है हम उसे वैलेंस शेल बोलते हैं, यानी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले जो शेल हैं उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल कौन से हैं? ये है 3s भी है 3p भी है। सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करिए ना, हाईएस्ट, तो इसलिए 3s 3p दोनों को रखना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 बता दो यार, 3 होता है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में 3 हो गए। ठीक, लेकिन आयरन के केस में ध्यान रखना है बेटा। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ आयरन का देता हूँ। अभी आपने उसका आयरन का ही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने पीछे भी किया ना, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 10 यहाँ हो गए, 3s2 3p6 4s2 20 यहाँ हो गए, बचे हुए 3d6। अब बच्चे क्या करते हैं? कॉमन मिस्टेक है, बच्चे फटाफट आगे जाएंगे, अरे लास्ट में तो ये है ना 3d, तो कह देते हैं सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नहीं हुआ बेटा, गलत है। अगर आप देखें, ये तो था एनर्जी के बेसिस पे अरेंजमेंट ना, आप शेल के बेसिस पे देखिए ना, तो 4s सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा। हाईएस्ट क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? हाईएस्ट क्वांटम नंबर ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4 आ गया, और उसके बाद अगेन 3 है। तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आ रहा है ना। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूँ सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो 2 है। वो अलग बात है कि बॉन्डिंग में आप आगे पढ़ेंगे कि 3D वाले ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से तो समझ में आ गई बात। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हैं तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐड होते जाते हैं। तो उन्हीं ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एटम्स क्या हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर फोकसिंग पॉइंट आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केवल डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, तो बस ऐसे ही बता दिया।